आपके हाथ में, धुलिया शहर धुलिया जिले के हाथ में एक ऐसा अनोखा चमकदार हीरा लग गया है। कभी भी याद रखना, इस हीरे को, इस हीरे की चमक को गवा मत देना। मैं काम जानता हूं और काम देखता हूं, हर कौम खुश है, हर कौम का काम जो है वो बिना झिझक किया जा रहा है। कहूंगा कि फानूस बन के जिसकी हिफाजत हवा करे, ये शमा, मैं शेर को तब्दील करके बोल रहा हूं, ये शमा क्या बुझे, इसे रोशन खुदा करे। दोस्तों और बुजुर्गों और बच्चों, मैं तो ज़मनन आ गया हूं, कोई तैयारी नहीं है कि क्या बोलना है, लेकिन बस इतना ही कहूंगा कि मैंने यूपी से लेके और राजस्थान महाराष्ट्र तक इतना काम करने वाला, इतनी मेहनत करने वाला, हर कौम को चाहने वाला आमदार नहीं देखा है। आपके हाथ में, धुलिया शहर धुलिया जिले के हाथ में एक ऐसा अनोखा चमकदार हीरा लग गया है। कभी भी याद रखना, इस हीरे को, इस हीरे की चमक को गवा मत देना। इस हीरे को, जिसकी चमक और दमक से हर कौम का काम चमक रहा है, ऐसे आमदार की बहुत सख्त जरूरत है। ऐसे आमदार को गंवाने की कोशिश मत करना। और मैं सियासी बात तो जानता नहीं हूं, लेकिन इतना जरूर कहूंगा कि बिलखुसूस समाजवादी पार्टी यूपी में उलझकर जलेबी बनकर रह गई है। उसके चक्कर में आमदार फारूक शाह साहब को गवाना मत, इनको खो मत देना। इनको कामयाब बनाने के लिए हमें पैर से लेकर सर तक चोटी का जोर लगा देना है और इनको आमदार साहब को कामयाब बनाना है। हालांकि मेरी कभी आमदार साहब से रूबरू मुलाकात नहीं हुई है, लेकिन मैं काम जानता हूं और काम देखता हूं, हर कौम खुश है, हर कौम का काम जो है वो बिना झिझक किया जा रहा है। तो याद रखना, ऐसे एमएलए को, ऐसे आमदार को आपने गवा दिया तो ये मौका तुम्हारे हाथ आना बहुत मुश्किल है। बस इतना ही कहूंगा कि फानूस बन के जिसकी हिफाजत हवा करे, ये शमा, मैं शेर को तब्दील करके बोल रहा हूं, ये शमा क्या बुझे, इसे रोशन खुदा करे। तो मोहतरम हजरत, बस मैं अपनी बात को जाना और अपने जाने माने शख्सियत आमदार फारूक शाह साहब को कामयाब बनाने की पैर से सर तक कोशिश करना है। और एक मसले की बात बताऊं दोस्तों, अपना मत, अपना वोट देने का मतलब ये है, जब हम वोट देते हैं, मोहर लगाते हैं, सिक्का लगाते हैं और किसी का इंतखाब करते हैं, तो उसका मतलब एक ये भी होता है कि जिसके नाम पर हम मोहर लगा रहे हैं, वोट डाल रहे हैं, इसका
हर काम दुरुस्त है, यानी कि उसके हर काम के सही होने की हम जो है तस्दीक करते हैं और मोहर लगा देते हैं। अब बताइए आप किसका काम सही है? गोया कि आपने जो आजकल फितना परस्ती की बात करते हैं और आपस में प्यार और मोहब्बत को दूर करते जा रहे हैं, क्या आप उनका इकरार नहीं कर रहे? जैसे कि मोहतरम हज़रात, जैसे कि हमने तस्दीक की कि ये मदरसा, मस्जिद, मंदिर, ये रातों दिन इसका गीत गाने वाले, मेरे दोस्तों मैं बचपन की बात बताऊं, बचपन की नहीं बल्कि बचपन से जवानी तक की, हमारे मुरादाबाद के करीब हमारे जो गांव हैं उसके ठाकुर हजरात, कायस्थ हजरात, हम उनके यहाँ शादियों में, हम उनके यहाँ प्रोग्रामों में, वो हमारे यहाँ प्रोग्राम में आते थे, शादियों में आते थे। 3 दिन पहले से हमें मालूम ही नहीं था कि ठाकुर कौन होते हैं, कायस्थ कौन होते हैं, मुसलमान कौन होते हैं, ये अलग होते हैं, मुसलमान अलग होते हैं। ये पता चला है तो हमें 2014 से पता चला। मेरे दोस्तों 2014 के बाद ये पता चला है कि ये हिंदू है और ये मुसलमान है, और हिंदुओं में क्या क्या कौम होती है हमें ये मालूम ही नहीं था। तो मोहतरम हजरत, ऐसे नेता को चुनने की जरूरत है जो कौम परस्ती नहीं करता, फिरका परस्ती नहीं करता, बल्कि सारी कौमों को एक नजर से देखता है और एक यकजहती के साथ शहर को उजाला करता है, रोशन करता है, काम को अंजाम देता है। ऐसे नेता को वो मत देना, ऐसे नेता को गवा मत देना। आपके हाथ में, हमारे हाथ में एक हीरा लगा है, एक सोने का टुकड़ा लग गया है, इसकी हिफाजत करना। और वो हिफाजत कैसे होगी? हम और आप अपने वोट की, अपने घर वालों के, खानदान वालों के, कुलबे वालों के, गली मोहल्ले वालों की जिम्मेदारी लें और उनसे कहें कि वोट डालकर, पतंग पर मोहर लगाकर हमें कामयाब बनाना है तो आमदार फारूक शाह साहब को बनाना है। तो मेरे दोस्तों, मुझे ज्यादा तो कुछ बोलना नहीं, कुछ इरादा नहीं था, लेकिन व्हाट्सएप पे देखा तो दिल में आया कि आज रूबरू आमदार साहब से मुलाकात तो करूं। कभी ऐसा चांस ही नहीं, बस पढ़ना पढ़ाना। बोलने की भी जरूरत नहीं है कि मैं इतना बोलूं कि आपने बहुत काम किया है, लेकिन हर कौम का दर्द जिसके दिल में है, हर कौम को जो एमएलए चाहता है उसको कामयाब तो होना ही है इंशाअल्लाह ताला। एक तजुर्बा अभी मैंने किया है, हम लोगों से, उलमा हजरात से, मौलाना हजरात से अभी गुज़िश्ता एक नेता ने मुलाकात की, और मुलाकात करने के बाद लगा कि ये हमारे हैं, हमें लगा कि ये हमारे हैं। हमने गारंटी ली, दुआएं भी की और उनको विश्वास दिलाया कि आपने ऐसी
नब्ज को, ऐसी नस को पकड़ लिया है, पहली बार दुनिया में आते ही आपको हराने वाला कोई नहीं है। लेकिन वही अल्फाज हमारे कामयाब हुए और हमने प्रचार तो नहीं किया, लेकिन बैठ के हमारे पास आने का जो हमने भरम रखा, हमने दुआएं की और मखसूस लोगों से इल्तिजा की। लेकिन जब से लेके अभी तक काफी मौके से आए, उस नेता ने बैठकर ये ना कहा, उस नेता ने बैठ करके हमसे ये दिलासा नहीं दिलाया कि घबराना मत, कोई मस्जिद का कोई नाम ले, मुसलमान कोई कहे, हिंदू कोई कहे, फुर्का परस्ती, फितना परस्ती कोई कहे, तो हम बैठे हैं, घबराना मत। ऐसे नहीं बोला, कुछ भी नहीं बोला, कुछ भी होता रहा, हम देखते रहे, रोते रहे, हाथ मलते रह गए, हाथ मलते रह गए। उसी हमारे नेता ने, जिसको हमने कसदन चुना, जिसको दुआएं दी और उनको जिताने के लिए बस प्रचार करके नहीं, बल्कि अदब और एहतराम से कुछ लोगों से कहा और वो हमारे नेता बन गए। नाम तो नहीं लूंगा, लेकिन जब से वो जीते और आज तक महाराष्ट्र में कई बलवे हुए, छोटे मोटे नाटक हुए, और ये नाटक जो होते हैं ना, ये जो नेता जीतता है ना, उसको परखने के लिए भी किए जाते हैं। लिहाजा नेताओं ने इस्लाम को बुरा कहा, मुसलमानों को बुरा कहा, उस नेता के परखने के लिए, उस नेता के इम्तिहान के लिए, देखें ये नेता निकल गया, मुसलमानों ने इनका साथ दिया है, मुसलमानों की वजह से ये नेता निकला है, देखें ये नेता कैसे बोलता है। थोड़ा सा बोल के देखा नेताओं ने कि ये नेता कैसे बोलता है, कुछ बोलता कि नहीं बोलता। लिहाजा उनका इम्तिहान लिया और वो इम्तिहान में फेल हो गए। वो नेता जिनको हमने जिताया, वो नेता इम्तिहान में फेल हो गए। फेल होने के बाद जो फितना परस्त हैं, जो कौम को, हिंदू मुसलमानों को बांटने वाले हैं, उनकी हिम्मत और बढ़ गई। बढ़ेगी कि नहीं बढ़ेगी? बढ़ गई है, बढ़ेगी कि नहीं? उनको कोई बोलने वाला नहीं। तो मोहतरम हज़रात, हम ये नहीं चाहते। हकीकत में बहुदा कसम खुदा की हम वतन के भाई मानते हैं। हमारी हर कौम, हिंदुस्तान की हर कौम हमारी है। अरे दोस्तों और बुजुर्गों, हमारा बहुत दिल दुखता है जब किसी को तकलीफ पहुंचती है, किसी को मारा जाता है, किसी को पीटा जाता है, किसी के बारे में कुछ भी बोला जाता है, दिल में दर्द होता है। लेकिन क्या करे मोहतरम हज़रात, दोस्तों ऐसा किया और उसने आज तक हमें बिल्कुल दिलासा नहीं दिया। और किसी गलत बोलने वाले को ये ना बोला कि आप इतना नहीं बोल सकते, आप ये बोल नहीं सकते, आप कौम परस्ती, फितना परस्ती नहीं कर सकते। महाराष्ट्र को चैन से रहने दो, सुकून से रहने दो और खुश-ओ-खुर्रम रहने दो। मुसलमान, हिंदू, हर मजहब का इंसान खुश रहे। नारे तकबीर। देखो देखो, जिनका बेताबी और बेकरारी से इंतजार था, जिनको मैं हीरा हीरा कह रहा था, वो तशरीफ ला चुके हैं। और मैं जो कह रहा था, मैं इश्तियाक अहमद नहीं, आज आमदार साहब से पहली मुलाकात हो रही है। मुलाकात करूं, मिलूं, तो मेरे दोस्तों भाई, बस मैं इतना ही कहूँगा कि आप ऐसे नेता की कदर करेंगे, ऐसे नेता को जिताएंगे
जो हर कौम के लिए यकसा नजर रखता है, हर कौम को एक जैसा चाहता है, हर कौम के लिए खड़ा रहता है, हर कौम के लिए काम करता है। दुनिया की डगर नगर जगर जगर आज चमक रही है और मैं देखता हूँ और मैं क्या हर शख्स, हर कौम का फर्द जो है आज दुनिया को देख रहा है। दुनिया की चमक वो एक हीरे से है, जो अनमोल हीरा आपके हाथ लगा है उनकी चमक से दुनिया चमक रही है और इंशाअल्लाह ताला चमकती रहे। मेरे दोस्तों, मैं कह रहा था जिन नेताओं को हमने सबने मिलकर दुनिया की हर कौम ने इसलिए इस भरोसे पर जिताया कि वो हर मौके पर हमारे लिए खड़े रहेंगे, कुछ ना कुछ तो बोलेंगे। और वो तो ऐसे छुपे कि बहुत कुछ होता रहा। उन्होंने खड़े होके कॉन्फ्रेंस तक नहीं की। ये दोस्तों, दुनिया के लोगों, आपने हमें जिताया है तो हम आपके बारे में कुछ बोलने नहीं देंगे। हम खड़े हैं, हम यहाँ आपके साथ हैं। ऐसे बोल दिया होता तो हमारा मन रह जाता, हमारा दिल रह जाता कि हमने जिसके लिए दुआएं की हैं, हमने जिसके लिए मन्नतें की हैं, लोगों को समझाया है, लोगों को कानों कान जाके बताया है। आज हमारे उस खासदार ने हमारे लिए ये बोला है कि होशियार रहना, घबराना नहीं, आप परेशान मत होना, ये सारी जिम्मेदारियां हमारे हाथ हैं, हम जाने, हम इसको रोक करके रहेंगे। ऐसे बोल दिया होता तो हमें चैन आ जाता। और ऐसे बोलने वाला एक ही चमकदार हीरा है जिनका नामी इसमें गिरामी डॉक्टर फारूक शाह साहब है। बस मैं ये भी कहूंगा, ऐसे हीरे को गंवाना मत, खो मत देना। मेरे दोस्तों और बुजुर्गों, बस ये मैं दुआ करता हूँ ये महफिल कामयाब हो जाए और जनाब डॉक्टर फारूक शाह साहब कामयाब हो जाएं। इनको कामयाब बनाना है, बोलो, इनको कामयाब बनाना है इंशाअल्लाह, इंशाअल्लाह। इनको कामयाब बनाना है इंशाअल्लाह, पतंग पर मोहर लगाना है इंशाअल्लाह। सदर जलसा शहर धूलिया ठाकुर साहब, डॉक्टर फारूक शाह साहब, स्टेज पर मौजूद इस मोहल्ला मोहम्मदी नगर के जिम्मेदारान और तमाम सामाईन हजरात, मैं अपनी तकरीर शुरू करने से पहले एक शेर आपकी नजर कर रहा हूं कि कौन कितना मोतबर है, कौन कितना मोहतरम, कौन कितना मोतबर है, कौन कितना मोहतरम, वक्त आने दीजिए सब फैसला हो जाएगा। हाजरीन, महाराष्ट्र असेंबली का इलेक्शन डिक्लेयर हो चुका। 20 नवंबर को हमें वोटिंग देना है और 23 नवंबर को इसका रिजल्ट आप लोगों के सामने आने वाला है। मैं कुछ पुरानी बातें आप तक पहुंचा रहा हूं कि मैं सन 1957 से एमएलए का इलेक्शन देखते आ रहा हूं। सन 57 में धूलिया शहर में डॉक्टर चौधरी इंतखाब होकर आए थे। सन 62 में पांडे भैया चुनकर आए थे। सन 67 में फिर डॉक्टर चौधरी चुनकर आए और उसके बाद कांग्रेस की हमारी जो आमदार थी मोहतरमा कमला ताई अजमेरा, उसके बाद किशन राव मानिकराव खोपड़े, उसके बाद शालीताई बोर्ड से लगातार 2 मरतबा उन्होंने चुनकर आई। उसके बाद में कभी हमारे राजीव बाबा चुनकर आया करते थे, कभी अनिल अन्ना गोटे चुनकर आया करते थे। लेकिन 2019 की इलेक्शन में आपने अपना मुत्तफिक होकर एक ऐसे आमदार को मुंतखब किया है कि वाकई तारीफ के काबिल है, 27 के काबिल है। हमने देखा कि सिराजुल उलूम मदरसा जो बरसों से अपनी बेसरो सामानी का रोना रो रहा था,
डॉक्टर फारूक शाह साहब ने आमदान निधि से 1 करोड़ रुपया उसकी दीवार की तामीर के लिए दिया। उसके बाद हमने फलाह दारैन का मदरसा देखा, उसके बाद सुल्तानिया मदरसा देखा, अब उसके बाद हम आए हैं कब्रस्तान में। 40वां रोड पर जो मोमिन कब्रस्तान है उसकी दीवार के लिए इन्होंने निधि दी। उसके बाद वर्जे रोड पर नया मुस्लिम कब्रस्तान है, वहां पर रोड और लाइट के लिए इन्होंने निधि दी। ये तो रहा कब्रस्तान का मामला। अब आते हैं हम देवपुर में। देवपुर इलाका जो है, जो ईटा भट्टी, लाला सरदार नगर, मोहम्मदी नगर, इस्लामपुरा, भानपुरा और खाटीकुआरा और आखिरी में हुसैन शाह दरगाह का बस्ती है। इन तमाम बस्तियों के जो मैयत है, जो मुर्दे दफन किए जाते हैं, वो देवपुर मोमिन कब्रस्तान में होते हैं। देखिए हजरत, देवपुर मोमिन कब्रस्तान सन 1956 में दिया गया। हमारे बुजुर्गों ने काफी मेहनत की, जद्दोजहद की, लेकिन उसका रजिस्ट्रेशन नहीं हो सका और सन 92 में कुछ नौजवान, कुछ बुजुर्ग हजरात को मिलकर एक बॉडी 21 लोगों की बनाई गई। 21 लोगों की बॉडी का इंतखाब किया गया हमारे मोहल्ले वालों ने। आज सिर्फ 9 हजरात जो ट्रस्टियान हैं इस कब्रस्तान के, आज हयात है। इस ताल्लुक से मैंने, शहीद बेग ने, नासिर पठान ने, गरीब डॉलर ने, कैसर पेंटर ने बार बार डॉक्टर फारूक शाह साहब से ये बातें रखी कि डॉक्टर साहब आप इसमें इंटरेस्ट लीजिए। हमारे यहाँ का देवपुर कब्रस्तान जो है वो ट्रस्टियान के बगैर आजाद पड़ा हुआ है। सन 2021 में रजिस्ट्रेशन के लिए बाकायदा वक्फ बोर्ड में डाला गया, लेकिन आज तक उस पर कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। अब आते हैं देवपुर कब्रस्तान के पास में ही। देवपुर कब्रस्तान में मैयत दफनाने के लिए दिन में भी तकलीफ हुआ करती थी। यहाँ के जो ईदगाह है देवपुर मोमिन कब्रस्तान का, उसके पीछे का जो हिस्सा है वहां पर दिन में जाने को हमको डर लगता था। वहां पर झाड़ियां थी, कांटेदार दरख्त थे। अब उसके बाद में हमने देखा कि भाई यहाँ सीधा रास्ता भी नहीं है, लाइट का इंतजाम भी नहीं है, बैतुल खला का इंतजाम भी नहीं है। यही हजरात जो हमारे नगर सेवक है इस वार्ड नंबर 3 के, चाहे वो शहीद बेग हो, गरीब डॉलर हो, हमारे नासिर पठान हो, कैसर पेंटर हो, और जो जिम्मेदार एमआईएम पार्टी के देवपुर में है, जो वाकई एक ताकत रखते हैं, एक मिजाज उनका ऐसा है कि जो सोच लेते हैं वो कर भी गुजरते हैं। तो हमने ये सोच रखा था कि क्यों ना डॉक्टर फारूक शाह साहब का उसमें ये मुतालबा रखें, और उन्होंने ये 1 मिनट में तमाम रास्तों के लिए उन्होंने ग्रैंड मंजूर करवाई। रास्ता बना, लाइट लगे, बैतुल खला का इंतजाम किया। ये तो रहा आपका अपने देवपुर मोमिन कब्रस्तान। अभी पिछले महीने या महीना 2 महीना पहले मैं देख रहा था कि फारूक शाह साहब एलएन सरदार हाईस्कूल पुल कब तो बनाएंगे, क्योंकि मैंने देखा था कमला भाई स्कूल के पास में वो जो पुल बना है, वो ब्रिज बना है, वो वाकई साखी रोड वाले जो बच्चे वहाँ तालीम हासिल करते हैं, चाहे वो कमला भाई स्कूल के हो या बापना हाई स्कूल के हो, वो बच्चे आज उस पुल का इस्तेमाल कर रहे हैं। और इंशाअल्लाह जल्द ही फारूक शाह साहब दोबारा चुनकर आने वाले हैं, इसमें मेरी पूरी गारंटी है। और हमारे हयाती में इंशाअल्लाह डॉक्टर फारूक शाह साहब ग्रीन होटल से लेकर स्कूल नंबर 10 से लेकर एलएन सरदार हाई स्कूल तक वो ब्रिज बनाकर देंगे, ये वादा है। क्योंकि वो जो बोलते हैं ना वही करते हैं, और जो नहीं कहते ना वो करते हैं। ये मैं देख रहा हूं उनको। तो मैं एक शेर के साथ अपनी बात खत्म कर रहा हूं कि जिस्म पर मिट्टी मलेंगे और पाक हो जाएंगे हम, जिस्म पर मिट्टी मलेंगे और पाक हो जाएंगे हम, ऐ जमीन एक दिन तेरी खुराक हो जाएंगे हम। ऐ फारूक शाह साथ रखना हमारा रास्ते में, ऐ फारूक शाह साथ रखना हमारा रास्ते में, ऐ जागीरदार दूर रह नापाक हो जाएंगे। और उसी के साथ साथ हम लोग मतलब
जो धूलिया असम्बली से डॉक्टर फारूक शाह साहब को दोबारा मतलब मैंने अल्लाह का कामयाबी दे। और इसी के साथ साथ जो हमारे सामने एक बहरूपिया आ गया है, एक बहरूपिया इस शक्ल में आ गया है कि वो पहले राष्ट्रवादी अजीत दादा की पार्टी से था, अब फिर दोबारा मतलब उसे मतलब मैंने समाजवादी कबूल किया। और समाजवादी इस तरीके की बड़ी डील करी है कि डॉक्टर फारूक शाह की उम्मीदवारी को कैसा रोका जाए। डॉक्टर फारूक शाह साहब की उम्मीदवारी को कैसा रोका जाए। जिस तरीके से औरंगाबाद शहर में 48 सीट में एक मुस्लिम उम्मीदवार खड़े था, शेर महाराष्ट्र के इम्तियाज जलील साहब, तो उनको रोकने के लिए कैसे कैसे हथकंडे इस्तेमाल किए गए। लेकिन हमारे सामने 4-6 महीना अव्वल का एक गुजरा हुआ इलेक्शन है, तो हम अपने वोटों की तकसीम सुदैयत मत होने दो, अपनी वोटों को तकसीम मत होने दो, ताकि हमारी एक वोट भी उधर जाती है तो हमारी एक वोट से हमारा नुकसान न हो जाए। और डॉक्टर फारूक शाह साहब ने कौम की 5 साल खिदमत देने का अहद कर लिया था। उसी रात को रात भर सोए नहीं खुशी के मारे कि मुझे तो खुशी दे दी दुनिया की आवाम ने, लेकिन मैं इनका फर्ज कैसे अदा करूंगा। लेकिन अल्लाह ताला उनको हिम्मत और जज्बे को सलामत रखते हुए उन्होंने अपना मतलब फरीजा अदा किया और उसी के साथ साथ हर कामों को अंजाम दिया। और हाल ही हाल उनके वक्त में एक ऐसी वबा आ गई थी, कोरोना का काल था, कि 2 साल तो कोरोना में चले गए, अब 3 साल बचा। 3 साल में उन्होंने इतने कामों को अंजाम दिया कि पिछले 70 सालों में किसी ने भी अंजाम नहीं दिया इन कामों को। अब वली रोड मेरा रोज का वापर है। मैं एक दिन मतलब मैंने एक दोस्तों को बैठा के लेके जा रहा था, तो लेकिन वो खड्डे की नौयत मालेगांव का था वो दोस्त, तो बोले हाजी साहब, बोले ये रोड, बोले मतलब भाई पिछले 15 साल आज जो मतलब शिवसेना के टिकट का उम्मीदवार है वो खड़ा था, 15 साल चुन के आया, लेकिन बरजे रोड पे इतने नारियल फोड़े गए कि नारियल बच्चों ने खा लिए लेकिन रोड दिखा नहीं। लेकिन आमदार साहब ने उस रोड पे तवज्जो फरमाई और अल्लाह ताला ने उनको मतलब एक जज्बा अता किया और वर्जे रोड आज ऐसा रोशनदान बन गया है कि देखने में ऐसा लगता है कि कोई दूसरे इलाके में तो नहीं चले गए। और उसी के साथ साथ सभी मतलब मदरसे के जो वॉल कंपाउंड थे वो भी अंजाम दिए। जो भी काम आया इनकार नाम की चीज नहीं। और हमें जो गुजरे हुए आमदारों से मिलने के लिए जो मतलब किसी का टेका लगता था, वोट तो अपनी लिए है भाई, टेके की जरूरत क्या है। लेकिन हमारे आमदार साहब के पास एक वक्त मुकर्रर है कि भाई आओ सब जन अपनी अपनी बात रखो और किसी के वसीले की जरूरत नहीं है यहाँ। ये वो है कि मतलब जैसा आज अपनी ताकत को खत्म करने के लिए लाल कपड़े में ओढ़े हुए कफन पहन के चल रहा है और उसे मतलब सिर्फ मुस्लिम वोटों की तकसीम करने के लिए उतारा गया है इस शहर में। अपनी वोटों को तकसीम मत होने दीजिए, अपनी वोटों का बंटवारा मत होने दीजिए, क्योंकि आज धूलिया शहर पे ऐसी नजर लगी हुई है कि पिछले वक्त धूलिया शहर के मुसलमानों ने, नौजवानों ने जो जज्बे के साथ काम किया था, वो जज्बे को देखने के लिए धूलिया शहर के ऊपर लोगों की नजर लगी हुई है कि दोबारा आमदार फारूक शाह अपनी तकदीर आजमा रहे, धूलिया के लोग क्या करते हैं। और मुझे धूलिया के नौजवानों से ये उम्मीद है कि इंशाअल्लाह अज़ीम पहली पेटी से डॉक्टर फारूक शाह लीड पे रहेंगे। डॉक्टर फारूक शाह साहब पहली पेटी से लीड पे रहेंगे। और उसी के साथ साथ सामने वाला इतना डर गया है कि पंतप्रधान मोदी जी आने लगे। ये तुम्हारी दहशत की हुई है उनको, सही बात, तुम्हारी दहशत की वजह से आ रहा है वो पंतप्रधान साहब, तुम्हारी दहशत की वजह से आ रहे हैं कि भाई फारूक शाह
इस तरीके काम अंजाम दे दिया कि वन साइड इलेक्शन दिख रहा है उनसे। तो ये डरे हुए हैं, लेकिन अपनी वोटों को तकसीम करने के लिए 2 लोग छोड़े गए। एक पिछले 15 साल से जो आमदार था, जिसने सिर्फ 5 साल नदी के अंदर राजकारण किया, नदी के अंदर। अरे कौम का काम करो, लोगों ने चुन के लिया है, लोगों ने एक आशा रखी है तुमसे। तो मैं अपने 2 लफ्ज इस तरीके से बोलना चाहता हूँ कि अल्लाह पाक अपने लोगों को अक्ल सलीम दिया है, और 5 साल में एक जश्न, एक त्योहार की शक्ल में वोटिंग का मसला है। तो अपन हर साल ईद बनाते हैं, तो इसे भी एक ईद समझ के छुट्टी निकाल लो, इसे भी एक ईद समझ के छुट्टी निकाल लो। डॉक्टर फारूक शाह आमदार के लिए 1 दिन का वक्त दे, वो तुम्हारे लिए 5 साल का वक्त देंगे। और खिदमत करने में उनके अंदर इतना कौम जज्बा है, और किसी भी मजहब का काम करने से रुके नहीं। भले दलित हो, मराठा भाई हो, हर जाति के लोगों के कामों का अंजाम दिया उन्होंने। मालेगांव के एक न्यूज चैनल वाले को मैंने देखा, तो वो औरतें दुआएं दे रही, बोले हमें बोले आमदार साहब ने कभी मतलब हमारी मोटरसाइकिल मतलब हमारी सोसाइटी तक के नहीं आती थी, हम बाहर लगाते थे। लेकिन आमदार साहब ने उस सोसाइटी में काम किया, रास्ते लाइट बीट का सब इंतजाम किया, लेकिन उन्होंने कभी किसी मजहब के काम को इनकार नहीं किया। हम कोई जातिवाद पे इलेक्शन नहीं लड़ रहे, हम सिर्फ हमारे काम को दिखाकर इलेक्शन लड़ रहे हैं। और आप लोगों की नजर में सभी काम है, नजर में तुम्हारी आप लोगों की, तो आप लोग मुत्तहिद यज्ञ और इस ताकत से वोट डालो, जिस तरीके से अभी 4 महीना पहले शोभाताई बच्चों को मतलब अपन ने वोट दिया, और इस जज्बे के साथ कि कोई बीमार भी है तो उसकी भी पहले वोट गुजारो, घर के हर अफराद की वोट की गुजारो, ताकि इंशाअल्लाहुल अज़ीम अव्वल की पेटी से आखिरी तक के लीड का मुकाम न कर सके। मैं अपने 2 लफ्ज लेकर खत्म करता हूँ और जगह लेता हूँ। आ रहे हैं तो मैं 4 मिसरे संत प्रधान साहब के लिए पेश करता हूँ कि हिंदुस्तान के मैखाने का तंग नजर एक साकी है, ऊपर कपड़ा 20 लाख का, अंदर चड्डी खाकी है। हिंदुस्तान के मैखाने का तंग नजर एक साकी है, ऊपर कपड़ा 20 लाख का, अंदर चड्डी खाकी है। और झूठे वादे, मन की बातें करने वाले सुन ले जरा, हो गया दुनिया का दौरा, दिन का दौरा बाकी है। नजर खान साहब आपके रूबरू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शहनशीन पे तशरीफ फरमा धुलिया शहर के हदील अजीज आमदार आली जनाब डॉक्टर फारूक शाह साहब, इस मजलिस के सदर, मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के कारपोरेटर्स, जिम्मेदार और इस जलसे में आए तमाम नौजवान साथियों, बुजुर्गों और पसे पर्दा सुनने वाली मेरी इज्जतदार माँ और बहनों, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि बरकातुहू। कि किसी शायर ने खुद कहा कि दीवानों की बस्ती में एक कलंदर काफी है, कि दीवानों की बस्ती में एक कलंदर काफी है, 100 नारों में एक नारा, नारा हैदर काफी है। कि दीवानों की बस्ती में एक कलंदर काफी है, 100 नारों में एक नारा, नारा हैदर काफी है। चाय पिलाकर झूठ फैलाकर कब तक नफरत बांटोगे, कि चाय पिलाकर झूठ फैलाकर कब तक नफरत बांटोगे। ऐ मुखालिफीन आमदार साहब, ऐ मुखालिफीन गरीब आवाम, ऐ मुखालिफीन मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन, तुम सबकी नींद उड़ाने एक ही डॉक्टर फारूक शाह साहब काफी है। तुम सबकी नींद उड़ाने एक ही डॉक्टर फारूक शाह साहब काफी है। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, इंतखाबात का वक्त शुरू है। आप देखते हैं कि इंतखाबात की सरगर्मियों में तमाम सियासी जमातें आपके दरमियान में आ रही है, तमाम सियासी जमातों के उम्मीदवार आपके दरमियान में आ रहे हैं। कि एक तरफ आप देखते हैं कि मायूसी के नाम पर बीजेपी अपने उम्मीदवार के जरिए नफरत फैलाकर समाज में बांटने का काम कर रही है, वर्गों में बांटने का काम कर रही है, और ये शहर में अमन और शांति को खत्म करके फसादात लगाने की कोशिश कर रही है। तो उसके साथ में एकनाथ शिंदे की शिवसेना है, तो उसी के साथ में अजीत पवार की राष्ट्रवादी है, जो हम पर इल्जाम लगाते थे वो आज भगवादारी हो गए। तो दूसरी तरफ अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, वो इंडिया अलायंस है, और वो इंडिया अलायंस का उम्मीदवार है। क्या
असम्बली में खड़े रहकर वो बोलता है कि मुसलमानों, अगर तुमको इस देश में रहना होगा तो ये अल्फाज कुफरिया कहने होंगे, अगर तुमको रियासत में रहना होगा तो ये कुफरिया अल्फाज कहना होगा, अगर तुमको शहर दुनिया में रहना होगा तो तुमको ये कुफरिया अल्फाज कहना होगा। अजीज़ान मिल्लत इस्लामिया, मेरा आपसे सवाल है कि जब उनके उम्मीदवारों के सरबरा, उनके हिमायती जब हमारे दरमियान में आएंगे तो उनके सवाल करो। अजीज दोस्तों बुजुर्गों, क्या हमारी गैरत इतनी मर चुकी है, क्या हमारा ईमान इतना खत्म हो चुका है कि जो उम्मीदवार हमको ये कुफरिया अल्फाज कहने के ऊपर मजबूर करता है और खुलेआम सरेआम असेंबली में और मीडिया में कहता है तो हम क्यों उसको वोट दें, हम क्यों उसका साथ दें? कल ही कुछ वक्त पहले उसने अखबारात के अंदर दिया कि इंडिया अलायंस के जो लोग नाराज है वो नाराज रहे, वो मुंह फुलाए। अरे जिनकी बीवियां घर में नहीं सुनती मैं उनको मनाने जाऊं, इस तरह के उसके तकब्बुर भरे अल्फाज थे कि मैं उनको न मनाने जाऊंगा न उनकी दैरानों के ऊपर चढ़ने जाऊंगा। हम तमाम हमारे जिम्मेदारों से, तमाम हमारे सियासी सूझबूझ रखने वाले लीडरों से इस महफिल के जरिए, इस स्टेज के जरिए हम उनसे अपील करते, खुदारा हम तुमको इज्जत देंगे, खुदारा हम तुम्हारे को कुर्सी देंगे। अब तो समझ जाओ, अब तो ये उम्मत मुसलमान का नुकसान मत करो, आओ हमारे साथ जुड़ो और ये लड़ाई को हमको मजबूती से लड़ना है ताकि इस शहर के अंदर दोबारा कायदत खड़े हो। दोस्तों वो उम्मीदवार के साथ में वो कांग्रेस है जिसको हमने बरसों से इख्तियार में बैठाया, तो उसी के साथ में वो उम्मीदवार के साथ में वो राष्ट्रवादी है जिसके सरबराह अपने आप को चांद के समझते, वो समझ रहे कि मुझे बहुत सियासत आती, मैं बहुत पॉलिटिक्स जानता, कि आधी राष्ट्रवादी को इधर भेज दिया, आधी राष्ट्रवादी को इधर भेज दिया। ये आवाम बेवकूफ है, इनको कुछ नहीं समझता। मगर अल्हम्दुलिल्लाह ये वक्त सोशल मीडिया का है, हम सब समझते, हम सब जानते। तो तीसरी तरफ वो समाजवादी पार्टी है कि जिसकी आगाज उत्तर प्रदेश से हुआ, कि आपने नहीं देखा कि उत्तर प्रदेश के अंदर अतीक अहमद को पुलिस कस्टडी के अंदर गोलियां मार दी गई। मुख्तार अंसारी साहब के घर वालों का कहना है कि उनको जेल के अंदर जहर दे दिया गया। आज आजम खान जेल के अंदर पुकार पुकार कर कह रहे कि मैंने जवानी दी, बुढ़ापा दिया, मगर ये लोग मेरे नहीं हो मुसलमानों, तो तुम्हारे क्या होंगे? वो समाजवादी आज अपना उम्मीदवार मैदान में दे रही है और भाई को भाई से लड़ाने का काम कर रही है। दोस्तों बुजुर्गों, और चौथी तरफ दोस्तों बुजुर्गों, आपका अपना उम्मीदवार अली जनाब डॉक्टर फारूक शाह साहब है। आप जानते हैं तरक्याती काम आमदार साहब ने क्या किए कि जो अपने वोटर्स की तवक्को होती है, जो अपना वोटर्स अपने लीडर से, अपने नुमाइंदगी से, अपने विधायक से जो उम्मीद रखता है, अगर वो मुसलमान है तो वो तवक्को रखता है कि मेरे कब्रिस्तानों की हिफाजती काम हो, वो चाहता है कि मेरे मदारिस के काम हो, वो चाहता है कि मेरे तालीमी दरसगाह को काम हो, वो चाहता है कि मेरे इलाकों के अंदर सड़कों के काम हो, गटरों के काम हो और मेरे तालब से लाइटों के काम हो और मेरे इलाकों में डेवलपमेंट। अगर वो दूसरा मजहब का हमारा हिंदू भाई है तो वो चाहता है दोस्तों बुजुर्गों कि मेरे इलाकों में डेवलपमेंट के साथ में मेरी शमशान भूमि का काम हो, मेरे मंदिरों का काम हो और मेरे इलाकों के अंदर डेवलपमेंट और तरक्कियां का काम हो। क्या आपकी नजरों से आपने नहीं देखा कि पूरा देवी का जो गेट एक तारीखी मंदिर है, ये बरसों से राजकारण करे मगर उसको डेवलपमेंट नहीं करे। आज हमें फख्र होता है कि हमारे आमदार अली जनाब डॉक्टर फारूक शाह साहब एक तारीखी मंदिर का बेहतरीन गेट का काम कर रहे। दूसरा चीज दोस्तों बुजुर्गों, आपकी आंखों से देखा कि कोविड के वक्त के अंदर जब ये अमरधाम के अंदर लोगों ने विरोध किया, पत्थर फेंक किया पुलिस के ऊपर कि आप यहाँ पर कोविड के मुर्दे ना जलाइए, आप यहाँ पर उनकी प्रेरित ना जलाइए। आपके अंदर अपने अंदर अली जनाब डॉक्टर फारूक शाह साहब ने, अभी दोस्तों बुजुर्गों, आपको हैरत और ताज्जुब होगा कि जब पहला एस्टीमेट महानगर पालिका ने दिया 20 लाख का, दूसरा दिया 40 लाख का, फिर कहने लगे कि नहीं साहब 40 में भी नहीं होता, 60 लाख में होगा। आमदार साहब ने बोला कि मैंने बोल दिया तो बोल दिया, ये सियासत किसी और को सुखाना। एक बार लास्ट फुल एंड फाइनल मुझे एस्टीमेट होना कि कितने रुपए में तामीर होगा। अभी दोस्तों बुजुर्गों, आपको हैरत और ताज्जुब होगा, 1 करोड़ 40 लाख रुपए का एस्टीमेट दिया महानगर पालिका ने ताकि आमदार साहब ये काम ना कर सके। मगर आमदार साहब बोलते कि जो मैं बोलता हूँ वो मैं करता हूँ और जो मैं नहीं बोलता वो मैं डेफिनेटली करता हूँ। आमदार साहब ने 1 करोड़ 40 लाख से अमरधाम के अंदर इलेक्ट्रिक शौदानी का काम करवाया, वही चित्तौड़ और अमरधाम के अंदर इलेक्ट्रिक शौदानी का काम करवाया। दोस्तों बुजुर्गों, कि जलाराम बप्पा के मंदिर के जिम्मेदार आमदार साहब के पास में आते, डरते हुए कहते ये लोगों ने माहौल बनाया था कि मुस्लिम आमदार है,
है आपका काम नहीं होगा। वो लोगों ने फरियाद लगाई कि साहब हमारे मंदिर के लिए काम कर दिया। आमदार साहब ने कहा आप मेरे भाई आप बैठिए, चाय लीजिए, बोलिए क्या काम है। उन्होंने कहा साहब कंबलवाल का काम करवा रहे। आमदार साहब ने कहा फौरन करवा के देता हूँ। आपने देखा वार्ड नंबर 2 के अंदर शिव मंदिर का काम आमदार साहब ने करवाया। इसी तरीके से वार्ड नंबर 1 से लेके 19 तक के किसी मजहब में फर्क नहीं किया और आमदार साहब ने काम करवाया। वही अगर कोई बुद्धिस्ट ऑर्डर से वो तवक्को रखता है कि मेरा बुद्ध विहारों का काम हो, मेरे इलाकों के अंदर सड़कें पानी हो, मेरे इलाकों में पानी का इंतजाम। आप देखिए दोस्तों बुजुर्गों कि आमदार साहब ने अपनी निधियों से बुद्ध विहारों के काम करवाए और हमारे बुद्धिस्ट इलाकों में, दलित इलाकों के अंदर बेहतरीन काम करवाए। अगर वो क्रिश्चियन है तो वो तवक्को रखता है कि मेरे इलाकों में डेवलपमेंट काम हो, मेरी इबादतगाह का काम हो और कब्रिस्तानों का काम हो। जिस दोस्तों बुजुर्गों आमदार साहब ने काम करवा करके अजी दोस्तों बुजुर्गों मेरी यही आपसे भी है, अगर आप चाहते हैं कि तरक्की काम होते रहे तो आपको आमदार साहब को वोट देना पड़ेगा। अब अगर आप चाहते हैं कि आपके कब्रिस्तानों के काम होते रहे तो आपको आमदार साहब को वोट देना पड़ेगा। अगर आप चाहते हैं कि आपकी घर की ख्वाती दर बदर आधार कार्ड के लिए, राशन कार्ड के लिए न भटके तो आपको आमदार साहब को वोट देना पड़ेगा। अगर आप चाहते हैं कि आपके इलाके लाइटों से जगमगाए तो आपको आमदार साहब को वोट देना पड़ेगा। अगर आप चाहते हैं कि आपके बच्चे बेहतरीन तालीम हासिल करें, कि हमारी जिंदगी मजदूरी के अंदर की थी, हमारे ख्वाब थे कि हमारे बच्चे ऑफिसर बने, अधिकारी बने, अगर वो ख्वाब पूरे कर रहे हैं तो आमदार साहब को वोट देना पड़ेगा। जिस दोस्तों को अरे दीवानियत के साथ में, अरे जुनूनियत के साथ में जिस तरीके से आमदार साहब ने काम करा कौन कर सकता है। जिस दोस्तों बुजुर्गों सिर्फ अगर फर्ज अदा कर देते, डेवलपमेंट काम कर देते तो खत्म हो जाता, मगर इस हद तक जुनूनियत में काम किया आमदार साहब ने कि अपने जाती खर्चे से कोविड में राशन बांटा और खुद के खर्चे से शादियां करवाई। जिस दोस्तों बुजुर्गों यही कहकर अभी एडिट करके मेरी बात को खत्म करता हूँ। जिस दोस्तों बुजुर्गों के तारीख से रोशनी की तरफ, के तारीख से रोशनी की तरफ, जहालत से इल्म और इरफा की तरफ हम सब मिलकर कदम बढ़ाए कामयाबी की तरफ। वाखिर दावत खुदा से डरने वाले को किसी से डर नहीं लगता, तने तन्हा मुजाहिद को कोई लश्कर नहीं लगता। खुदा से डरने वाले को किसी से डर नहीं लगता, तने तन्हा मुजाहिद को कोई लश्कर नहीं लगता। अकेले चीर देता है ये आदमखोर शेरों को, निहत्ते टीपू सुल्तान को कोई खंजर नहीं लगता, निहत्ते टीपू सुल्तान को कोई खंजर नहीं लगता। आमदार डॉक्टर फारूक शाह साहब। नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिल करीम, अम्मा बाद। आज के इस जलसे में मौजूद तमाम मुअज़्ज़िज़ मेहमानाने कराम, यहाँ पर मौजूद सभी बुजुर्गों, दोस्तों और जहाँ तक मेरी आवाज पहुंच रही है मेरी माँ और बहनों, तो वैसे ज्यादा मुझे तकलीफ करती नहीं आती, बोलते नहीं आता। अब आसिम साहब ने भी बोल के गए, बोले बोलते नहीं आता तकलीफ, फिर बार बार मुझे खड़ा करते बोले। तो आप लोगों से वोट मांगने के लिए आया हुआ है। पहले आप लोगों ने काम किया ना, क्या किया? हाँ? इसके पहले कोई आमदार ने इतने काम किए कि आप लोगों के? नहीं। तो इंशाल्लाह वोट देंगे भाई लोग, पतंग का निशान। दोस्तों अल्लाह का शुक्र है, मैं समझता हूं कि आज मेरे लिए बहुत खुशी का और बहुत फख्र का मुकाम है कि चाहे बहाना कोई भी हो, हाजी साहब राय, हाजी साहब, लेकिन खुशी इस बात की है कि आज मेरी कौम, मेरा समाज पूरी तरह से मुत्तहिद है। आज न कोई खानदेशी है, न कोई अंसारी है, न कोई शाह है, न कोई मनियार है, न कोई पठान है, न कोई मंसूरी है, न कोई पिंजारी है, सब मुसलमान। ये बहाना भले इलेक्शन का है, लेकिन अल्लाह का लाख लाख शुक्र अदा करना चाहूंगा कि अल्लाह पाक ने मेरी कौम को मुत्तहिद कर दिया। अभी हमारे दोस्त हाजी शकील अहमद बोल रहे थे, बोले वो एक बहरूपिये को खड़ा कर दिए, बोले
वो अजित पवार ने इधर भेजा, फिर वो अबू आसिम ने भेजा। तो एक बताना चाहूंगा आपको कि ये मेरी कौम समाज के लोग हैं ना, बहुत होशियार हो चुके। इनको मालूम है कि ये जो साइकिल है ना, उसका एक चक्का बोले अजित पवार का, दूसरा चक्का फडणवीस का, हैंडल सिर्फ अबू आसिम का था। तो ये सबने मिलकर वो चक्की निकाल डाले, पंचर नहीं करे, वो चक्की निकाल डाले। अभी उसका कोई टेंशन नहीं हो। अभी हम लोगों के सामने अभी इलेक्शन का दौर है, बहुत सारे सिकंदर आएंगे, बहुत सारे कलंदर आएंगे, उसके साथ 2 काले मुंह के बंदर आएंगे। वो 2 काले मुंह के बंदर, उसमें जो डामर चोर बोलता वो अनुराग बोले हिंदू देगा साथ और हिंदू करेगा विकास। अरे मैं बोलता की तुला हिंदूंनी दिली होती साथ, पण तुने हिंदूंचाच केला विश्वासघात। 5 साल में भाजपा के 52 नगर सेवक थे और ये डामर चोर उनका बॉस था। ये बिन पगारी फुल अधिकारी बन के वहां नगर पालिका में बैठे रहता था, लोड़बोड़ करते। क्या करा तूने हमारे हिंदू भाइयों के वास्ते? बोले मैं धर्म योद्धा। बेटा एक चूहा भी मारा क्या तूने धर्म के लिए? और बोले मैं मुसलमान की बस्तियों पे बुलडोजर चलाऊंगा। बोले उसके बाप का राज है, उसका बाप जिंदा है, उसका बाप जिंदा है, टेंशन मत लो। हमारा मजहब हमको ये सिखाता है कि किसी भी मजहब का या किसी भी धर्म का आदर करना चाहिए। जिंदाबाद जिंदाबाद। ये हमारे मजहब की तालीम है कि हमको किसी भी मजहब और किसी भी धर्म का आदर करना चाहिए, उसका विरोध करना चाहिए। उसके साथ साथ जहां हमारे मजहब पे, हमारी कौम पे, हमारे समाज में जब आँच आई ना, तो उसकी हिफाजत करना भी हमारा फर्ज है। तो अभी ये जो मेरा डायलॉग बहुत चला रहे, बोले वो ये बोले फारूक शाह बोल रहा कि वह हथियार उठाना भी जानते। अरे डामर चोर, तू मेरी कौम के बारे में बोलेगा हाँ? और मैं खामोश बैठूंगा? मैं किसी धर्म के खिलाफ नहीं बोलता, किसी मजहब के खिलाफ नहीं बोलता, खुलेआम तुझे बोलता बेटा तेरी क्या औकात है। थोड़े दिन लोग 15-18 दिन बाकी है, बता देंगे तेरी औकात। अभी मुझे मालूम पड़ा जाहिद हाजी साहब ने बोले मामू भी आ रहे, बोले 8 तारीख को मामू आ रहे, बोले 8 तारीख को। तो मेरे से डर के नहीं, वो हमारे शहर के जितने मुसलमान है ना, उनका इत्याग और इत्तेफाक उनको मालूम है, इसलिए उनके मामू को ला रहे हो। फिर मैंने भी क्या करा, बड़े अब्बा को बुला लिया। बड़े अब्बा को बुला लिया। 5 तारीख को बड़े अब्बा आएंगे। ऐसा करेंगे ना बड़ा बड़ा। और बोलोगे तुमको 17 तारीख को चच्चा भी आना होगा। 17 तारीख को चच्चा भी आएंगे, टेंशन मत लो। आपको बताना चाहूंगा कि भाई जब मैं चुन के आया ना, तो जैसा ये जो हमारे विरोधक है, जैसा इनके घरों में मौता हो गई जैसा, वो टेंशन लेके बैठे। फिर बाद में सब प्लानिंग करे। अरे बोले वो फारूक शाह, चलो बोले आया तो बोले अब वो कैसे काम करता, बोले पालिका में अपनी सत्ता है, ऐसा है वैसा है, इसको काम करने नहीं देंगे। बोले पहले ऐसी था है,
पहले कदम पांडे की जब सत्ता थी इसमें महापालिका में, तो ये बोचरा बुड्ढा जब वो आमदार था अनिल गोटे, तो ये बोचरा को वो एनओसी भी नहीं देते थे। कोई काम मंजूर करने के लिए अगर वो फंड देता था ना आमदार फंड से भाई साहब, तो उसको एनओसी भी नहीं देते थे। लेकिन किसको कैसा घुमाना, हाँ, ये आपके आमदार को अच्छी तरह से मालूम है। 52 नगर सेवक थे तुम्हारे, खासदार भी तुम्हारा था। बहुत कोशिश है कि तुमने मेरे कामों को रोकने की, लेकिन अल्लाह का शुक्र है आपके आमदार को हर हुनर मालूम है। लिया ना अभी उसकी खासदार की विकेट, कैसी लिया क्या नहीं? डायरेक्ट बोल। वो शोभा बच्चा अभी हमारे हाफिज इश्तियाक अहमद साहब बता रहे थे कि भाई जहाँ हमारे कौम मिल्लत की बात आती है, मसला आता है, तो कोई नहीं बोलता। सही बात है। अभी विशालगढ़ का भी मामला हुआ, हमारी मस्जिद की बेहुरमती की गई, तो हाफिज साहब फिक्र मत करो। एक शायर का शेर है कि मुसलमानों न घबराओ, खुदा की शान बाकी है। मुसलमानों न घबराओ, खुदा की शान बाकी है। अभी इस्लाम जिंदा है, अभी कुरान बाकी है। अल्लाह पाक ने आप लोगों के आमदार में इतनी काबिलियत तो दी है कि आपकी आवाज को सिर्फ वो मुंबई तक नहीं, दिल्ली तक पहुंचाना भी जानता है। आपने देखा ना जब घरपट्टी का मामला आया, ऑन द स्पॉट बैठ गया था मंत्रालय पे, विधान भवन के पायरे पे। कौन आया उठाने? शिंदे आया था ना भाई, मुख्यमंत्री। उसके पहले भी एक बार बैठा था, तो जब वो अजित पवार वगैरह ये सब आए थे, बोला चलो भाई ठीक है। तो हमारे मजहब की हिफाजत करना हमको अच्छी तरह से आता है और हम लोग सक्षम हैं। और ये सब आप लोगों का इत्याद और इत्तेफाक है कि हमारे धुलिया शहर का नाम सिर्फ महाराष्ट्र नहीं, पूरे हिंदुस्तान में मशहूर है। इसके वास्ते तो मोदी मामा आ रहे ना अपने। तो ये हमारा जो मुकाबला है ना, ये ऐसे आवले बावले से नहीं है। उसको साइड में छोड़ दो। अभी शकील आई साहब छोड़ दो, उसको साइड में छोड़ दो। हमारा मुकाबला दोनों आरएसएस के उम्मीदवारों से है। ये बोचरे की चड्डी मालूम है तुमको? कौन सी है? खाकी। बेटा टोपी काली रहती है, चड्डी खाकी। तो अभी आप सब लोगों के पास में उसके दलाल आएंगे, है थोड़े बहुत दलाल उसके। मैंने बोला ना, अल्हम्दुलिल्लाह 98%, 98% मेरी कौम और समाज के लोग मुत्तहिद और मुत्तफिक है। लेकिन जो दुखी आत्माएं है, जो दलाल है, वो तो मुझे लगता 2% भी नहीं है, लेकिन चलो अपन पकड़ते 2%। तो दलाल आएंगे आपके पास और आप लोगों को बोलेंगे कि भाई महाविकास आघाड़ी सेकुलर है। साथियों, मेरी बातों पे गौर करो और सोचो। अब ये बोचरे ने मशाल लेके आया उद्धव ठाकरे की। उद्धव ठाकरे ऐलानिया बोलता है कि बोले बाबरी मस्जिद को हमने शहीद किया। तो क्या ये सेकुलर होता है? उद्धव ठाकरे ऐलानिया बोलता है कि बाबरी मस्जिद को हमने शहीद किया, तो बाबरी मस्जिद को शहीद करने वाला सेकुलर हो सकता है क्या? बाबरी मस्जिद के शहीद करने वाले के उम्मीदवार को आप लोग वोट देना पसंद करोगे क्या? वैसे जो बोचरा भी है, स्टेशन रोड पे एक मस्जिद की साथियों, आप लोगों को मालूम होगा। स्टेशन रोड की मस्जिद जाए भाई साहब, जब उसको तोड़ने का ऑर्डर निकला तो हमारे कुछ उलमाए कराम, हमारे कुछ सियासी मुस्लिम लीडर
वो अनिल गोटे के पास गए, बोले अन्ना तुम आमदार है, बोले हमारी मस्जिद को तोड़ा जा रहा है, आप थोड़ी मदद करो। तो क्या बोलता हो? बोले मैं आरएसएस का हूं, बोले और तुम बोले कदम मारने का काम करते, बोले मैं तुम्हारी कोई मदद नहीं कर सकता। फिर अब क्यों मुंह उठाए चले आ रहा हो? अब क्या जरूरत तुझे मुसलमानों के वोटों की? एक बताना चाहूंगा साथियों कि अपना तो अपना होता है, अपना तो अपना होता है, बाकी सब झूठा सपना होता है। ये जो दलाल आएंगे ना आपके पास और आपको बोलेंगे कि अनिल गोटे सेकुलर है, महाविकास आघाड़ी सेकुलर है, आप लोग उनसे सवाल पूछना कि जो कुफरिया कलमात उसने बोलने के लिए जिद की थी एक असेंबली में, हमारा अधिवेशन चल रहा था, हाफिज क्या साहब, जब हमारे असेंबली के इजलास में उसने हमारे एक आमदार है, माजी आमदार वारिस पठान साहब, तो उनको 5-6 कुत्तों ने घेर लिया, उसमें बोचरा कुत्ता भी था। बोले तुम ऐसा ऐसा बोलो, नहीं तो बोले तुमको हिंदुस्तान छोड़ के जाना पड़ेगा, तुम्हारे देश में चले जाओगे। और अभी बोलता है सेकुलर है। क्या बोल रहा था बोचरा? अगर तुमको हिंदुस्तान में रहना है तो तुमको वंदे मातरम कहना होगा, नहीं तो चले जाओ तुम्हारे देश। क्यों जा तेरे बाप का हिंदुस्तान, तेरे बाप का हिंदुस्तान। अरे बोचरिया, तेरे मुंह में दांत नहीं, तेरे पेट पे हाथ नहीं, हमसे पंगा लेगा। तो आप लोग बहुत सोच समझकर साथियों, मुझे तो पूरा यकीन है अल्लाह की जात से, आप लोगों पे पूरा भरोसा, पूरा इत्मीनान है कि आप लोग किसी भी दलाल के बहकावे में नहीं आएंगे इंशाअल्लाह। आज जरूरत है हम सब लोगों को मुत्तहिद और मुत्तफिक होने की। तो जितने भी दलाल आएंगे इनकी बातों में न आते हुए आप उनसे सवाल जरूर पूछना कि ये खाकी चड्डी वाला ये कैसे एक सेकुलर हो सकता है। तो हमारा मुकाबला किसी दूसरों से नहीं, दोनों आरएसएस के लोगों से है। इसलिए आप लोगों को अभी हमारे शकील आई साहब ने बोला कि एक दिन आपको मेहनत करना पड़ेगी अगर वाकई आपको दूसरी भी ईद मनानी हो तो। आप लोग सुबह उठकर आप लोग अपनी शहादत वाली उंगली पे जो निशान लगाएंगे ना, काला निशान, जितने निशान लगेंगे उतने इनके मुंह काले होंगे। तो इनके मुंह काले करना है कि नहीं तुम लोगों को? इंशाअल्लाह बटन को दबाकर इतना काला कर दो कि इनका मुंह भी उससे ज्यादा काला दिखे, इनके मुंह से वो बटन ज्यादा काला दिखे। इतना बोलता हूं और अपनी बात को खत्म करता हूं, टाइम भी हो गया। इंशाअल्लाह बाद में एक सभा होगी यहाँ पे। कोशिश है हमारी कि असदुद्दीन ओवैसी साहब को एक बार देवपुर में लाए। वो आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह। Thank you.